हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आपकी परीक्षा अंतिम समय में है और एलटी ग्रेड की परीक्षा में आपको निश्चित तौर से एक सीट इस बार रिजर्व करनी है, एक सीट पक्की करनी है। प्री की परीक्षा में याद रखना बेटा, प्री की परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है। आपको असली लड़ाई मेंस में लड़नी है, लेकिन प्री तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसलिए निगेटिव मार्किंग से बचाना। पिछली बार हमने अपने यहाँ जो 2018 में एलटी ग्रेड की परीक्षा जिन बच्चों ने दी थी, उनका एनालिसिस किया था। दो तीन बातें, एक तो निगेटिव मार्किंग को बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाए। दूसरा, रिसर्च को ध्यान नहीं दिया। और तीसरा, उन्होंने जीएस पे ध्यान नहीं दिया। तो इन सब बातों को आप ध्यान देना, जिससे मेरी उम्मीद है, मेरा आशीर्वाद है आप सबके साथ कि आप सब इस बार जरूर सफल होगे। अब हम इस सेगमेंट में रिसर्च के फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप जब कभी भी किसी विषय में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, किसी विषय में रिसर्च करने जाओगे तो रिसर्च के प्रोसेस में, रिसर्च की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज आपको क्या मिलेगा? रिसर्च की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज आपको एक टॉपिक मिलेगा। टॉपिक को टॉपिक ना कह के हम क्या कहेंगे? समस्या कहेंगे। और इसी समस्या का जब समाधान किया जाता है तो वही प्रक्रिया रिसर्च या अनुसंधान की प्रक्रिया बन जाती है। रिसर्च या अनुसंधान की प्रक्रिया में जो टॉपिक है, कई बार ऐसा होता है, कई बार टॉपिक जो होता है ना, मतलब रिसर्च का जो टॉपिक है, इसका जो क्षेत्र है, इसका एरिया है, इसमें जो सदस्यों की संख्या है, इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जब सदस्यों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम यहाँ पर जनसंख्या कहते हैं। और यही जनसंख्या होती है जिसके एक एक सदस्यों पर, एक एक चीजों पर हमें शोध कार्य करना होता है। लेकिन कई बार, जैसे मान लीजिए मुझे इलाहाबाद इलाहाबाद के छात्रों का सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण, मान लीजिए मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करना है। इलाहाबाद के छात्रों का सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण मेरा यह टॉपिक है, मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करना है। अब जब मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करना है तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? ये पूरा का पूरा इलाहाबाद हो गया। और इलाहाबाद में हम ये मान के चलते हैं कि छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब इलाहाबाद में कम से कम 4 से 5 लाख स्टूडेंट, 4 से 5 लाख विद्यार्थी तो रहते हैं। अब जब 4 से 5 लाख विद्यार्थी रहते हैं तो हम क्या, ये कभी भी किसी भी रिसर्च करने वाले व्यक्ति के लिए संभव है कि वो 4-5 लाख स्टूडेंट से मिल पाए? तो ये कभी भी संभव ही नहीं सकता कि 4-5 लाख लोगों से मिल पाए। तो हमने क्या किया, इसमें से कुछ लोगों को चुन लिया, 1000 लोगों को चुन लिया। और जब 1000 लोगों को चुन लिया तो अब हम जो रिसर्च करेंगे ना बच्चों, रिसर्च हम 4 लाख पे नहीं करेंगे। हम रिसर्च कितने पर करेंगे? 1000 लोगों पर करेंगे, जिसपे हमने चुना है। तो जो 4 लाख है, टोटल सदस्यों की संख्या है, इस टोटल सदस्यों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। इसी को हम समग्र कहते हैं, इसी को हम समष्टि कहते हैं। और इंग्लिश में इसके लिए हम यहाँ पर सभी शब्द का प्रयोग करते हैं, पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो 1000 है, 1000 को हम, इसी को 1000 को प्रतिदर्श कहते हैं, इसी 1000 को हम न्यादर्श कहते हैं, इसी 1000 को हम व्यष्टि कहते हैं। कुछ भी कह लो, ये सब एक है। इंग्लिश में इसके लिए सैंपल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इन दोनों के बीच में, यहां से यहां जो ये प्रक्रिया होती है, मतलब 4 लाख लोगों में से 1000 लोगों को चुनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम सैंपलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सैंपलिंग बोलते हैं। एक चीज याद रखना, अगर किसी भी रिसर्च में जो जनसंख्या है, सदस्यों की संख्या है, वो कम है तो सैंपलिंग नहीं चुनेंगे। सैंपलिंग चुनना केवल, एक बात याद रखना, सैंपलिंग चुनना केवल हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? सदस्यों की संख्या जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम सैंपलिंग चुनते हैं। अगर सदस्यों की संख्या कम है तो हम सैंपलिंग कभी भी नहीं चुनेंगे। इसका सीधे से मतलब है सैंपलिंग चुनना केवल मजबूरी है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर अगर हमारी कोई क्लास है, अगर क्लास है, क्लास में 100 बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे हैं, मुझे इस क्लास पर रिसर्च करना है, तो मैं इसमें सैंपलिंग नहीं चुनूंगा। क्यों नहीं चुनूंगा? क्योंकि 100 बच्चों से मैं आसानी से मिल सकता हूं, मिलकर उनसे जानकारी इकट्ठा करके रिसर्च कर सकता हूं। तो ये 100 हमारी क्या है? जनसंख्या है। अब एक चीज याद रखना, जब आपकी जनसंख्या कम होगी, जैसे यहां पर जनसंख्या 100 है, हमारी जनसंख्या यहां कम है, तो हम रिसर्च जो करेंगे, वो टोटल रिसर्च जो करेंगे वो पॉपुलेशन पर या जनसंख्या पर करेंगे। अगर आपने रिसर्च जनसंख्या पर किया
पॉपुलेशन पे किया और इस रिसर्च का निष्कर्ष निकाला, ठीक है, इस रिसर्च का निष्कर्ष निकाला मतलब कम जनसंख्या पर रिसर्च करके उसका निष्कर्ष निकाला, तो इसे हिंदी में हम प्राचल कहते हैं या इंग्लिश में हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्राचल या इंग्लिश में पैरामीटर कहते हैं। लेकिन उसी के अपोजिट देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर यह है कि 4 लाख सदस्यों की संख्या है, तुम 4 लाख लोगों से नहीं मिल सकते। जब आप 4 लाख लोगों से नहीं मिल सकते तो आपने कुछ लोगों को चुना, जिन लोगों को चुना ये सैंपल है। अगर आपने सैंपल पर रिसर्च किया, सैंपल पर रिसर्च करके अगर आपने निष्कर्ष निकाला, तो सैंपल पर रिसर्च करके जब आप निष्कर्ष निकालते हैं बच्चों, तो इस निष्कर्ष को जानते हो क्या कहते हैं? इस निष्कर्ष को सांख्यिकी कहा जाता है, स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या से प्राप्त ज्ञान पैरामीटर है, तो सैंपल से या व्यष्टि से प्राप्त ज्ञान क्या होगा? तो जनसंख्या से प्राप्त ज्ञान पैरामीटर, यहां पर देखो मैंने बताया जनसंख्या से प्राप्त ज्ञान पैरामीटर है, तो यहां पर व्यष्टि से जब प्राप्त ज्ञान की बात आएगी तो इसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, इसे सांख्यिकी कहते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन और बहुत बनता है, उसको भी मैं बता देता हूं। जो आपकी पॉपुलेशन होती है, जो आपकी जनसंख्या होती है, ये आपकी जनसंख्या 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जनसंख्या जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक जनसंख्या होती है जिसे हम सम कहते हैं, दूसरी जनसंख्या होती है जब जिसे हम विषम कहते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, जब सदस्यों को उनके गुणों के आधार पर, योग्यताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में नहीं बांटोगे तो ये जनसंख्या हो जाएगी सम। और जब जनसंख्या को अलग अलग गुणों, योग्यताओं, विशेषताओं के आधार पर बांट दोगे तो यही जनसंख्या हो जाती है विषम। विषम का मतलब होता है उन्हें अनेक स्तरों में बांट देना, अनेक भागों में बांट देना। सम और विषम 2 प्रकार की जनसंख्या होती है। ठीक है, तीसरी चीज यहां पर याद रखना, जब आप सैंपलिंग चुनेंगे तो सैंपलिंग में सैंपल साइज जितना कम होगा, सैंपलिंग में सैंपल साइज जितना कम होगा, सैंपलिंग एरर्स या न्यादर्श त्रुटियां उतनी ज्यादा होंगी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यादर्श त्रुटि को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, न्यादर्श त्रुटि को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? न्यादर्श त्रुटि को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने एप्लीकेशन पे जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको सबको बता रखा है कि न्यादर्श त्रुटि, अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से आपने 10 बच्चों को चुना तो आपकी सैंपलिंग में त्रुटियां ज्यादा आएंगी। लेकिन आप क्या करोगे, 100 बच्चों में 10 की जगह आपने अगर 30 को चुना तो सैंपलिंग त्रुटियां या सैंपलिंग एरर कम हो जाएगा। तो न्यादर्श त्रुटि को दूर करने के लिए हमें न्यादर्श आकार को बढ़ाना चाहिए। न्यादर्श आकार में आपको क्या करना चाहिए बच्चों? न्यादर्श आकार में वृद्धि करना चाहिए या न्यादर्श को बढ़ा देना चाहिए। सैंपल जितना बढ़ाओगे, सैंपल साइज जितना बढ़ाओगे, न्यादर्श की त्रुटियां उतना कम होगी। सैंपल साइज जितना छोटा रखोगे, न्यादर्श की त्रुटियां उतनी ज्यादा होंगी। अब इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग को लेकर के। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग की जब हम बात करते हैं तो सैंपलिंग 2 प्रकार की होती है। सैंपलिंग कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम संभाव्य प्रतिदर्श कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य प्रतिदर्श, जहां पर सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर हो और किसी बच्चे के साथ कोई पक्षपात ना हो, तो वो संभाव्य होता है। और दूसरा है जहां पर सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर ना हो और पक्षपात होने की पूरी संभावना हो, उसे असंभाव्य कहते हैं। यहां पर अपनी मनमर्जी नहीं चलती, क्योंकि सभी के साथ बराबर एक समान अवसर दिया जाता है। यहां पर अपनी मनमर्जी से कोई काम होता है, क्योंकि सबके साथ बराबर नहीं होता। और इसका कारण भी क्या है? इसका कारण यह है कि संभाव्य में हम प्रयोग करते हैं रैंडम का। संभाव्य के अंतर्गत हम रैंडम का प्रयोग करते हैं। रैंडम को हम यादृच्छिक बोलते हैं या बेतरकीब बोलते हैं या दैव प्रतिचयन बोलते हैं। रैंडम विधियों का एक गुच्छा है। रैंडम के अंतर्गत जो होती है ना, छोटी छोटी कई विधियां होती। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए रैंडम के अंतर्गत क्या आता है, तो आप बता दो कि रैंडम के अंतर्गत टॉस आता है,
रैंडम के अंतर्गत पासा आता है, रैंडम के अंतर्गत लॉटरी आती है, रैंडम के अंतर्गत फिश बॉल ड्रा आता है, फिश बॉल ड्रा आता है, रैंडम के अंतर्गत आपका वर्णमाला आता है, वर्णमाला आता है, और रैंडम के ही अंतर्गत लास्ट में आपकी टिपिट तालिका आती है। ये सब रैंडम की विधियां हैं, यादृच्छिक की विधियां हैं। इनमें से किसी भी एक का प्रयोग करोगे तो किसी भी बच्चे के साथ कभी भी पक्षपात नहीं होगा, और अगर इनका प्रयोग नहीं करोगे तो निश्चित तौर से पक्षपात होगा। एक क्वेश्चन अब यही से बनता है, कौन सा संभाव्य प्रतिदर्श है, कौन सा असंभाव्य प्रतिदर्श है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, संभाव्य और संभव। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप परीक्षा में जाओगे तो एक क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा कि कौन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इसका जब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों, तो इसके एक प्रश्न में संभाव्य जो होती है ना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसकी 4 विधियां होती है, मतलब 4 प्रकार के संभाव्य होते हैं। इन चारों का नाम याद रख लो। इन चारों का नाम याद रखने के बाद इन चारों के बाद जो कुछ भी बचेगा सब के सब असंभाव्य नॉन प्रोबेबिलिटी में चला जाएगा। इसलिए 4 नाम याद कर लो क्योंकि प्रोबेबिलिटी के। सबसे पहला नाम है जिसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग ये सबसे पहला नाम है, ठीक है। दूसरा नाम आप याद रख लो स्ट्रेटजीफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये दूसरा नाम पे आप याद रख लो, ठीक है, सैंपलिंग। तीसरा है एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग, चाहे एरिया सैंपलिंग बोलो या इसी को आप क्लस्टर सैंपलिंग बोलो। और चौथा और लास्ट है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, देखो अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में भी मैं बता देता हूं, लेकिन क्वेश्चन अगर रिसर्च के ज्यादा अच्छे करने हैं तो इंग्लिश में करना। ये 4 जो है ये प्रोबेबिलिटी है, संभाव्य है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, ठीक है। पहला वाला है साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, ये सब संभाव्य है, असंभाव्य एक भी नहीं है, ठीक। दूसरा है स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श ये आपका स्ट्रेटजीफाइड रैंडम सैंपलिंग है। तीसरा है क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श। क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्श ये आपका एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग है। और चौथा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जिसे हम व्यवस्थित प्रतिदर्श कहते हैं, ठीक है। ये 4 नाम आप याद रखना, ये 4 संभाव्य के हैं, प्रोबेबिलिटी के हैं, जहां पर सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है और किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी होते हैं। इन चारों को छोड़ करके जो भी बचेगा, जैसे स्नोबॉल सैंपलिंग है, एक्सीडेंटल सैंपलिंग है, परपजीव सैंपलिंग है, जजमेंटल सैंपलिंग है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है, डेंस सैंपलिंग है, सैचुरेटेड सैंपलिंग है, या 4 के अलावा जो भी आपको नाम मिलेंगे बच्चों, वो सब के सब असंभाव्य में चले जाएंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी में चले जाएंगे, जहां पर सभी के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर नहीं होती और पक्षपात होने की पूरी प्रबल संभावना होती। इसलिए आप सब इन बातों को ध्यान रख लीजिए। और मुझे लगता है जो आज मैं ये क्लास 1 बता रहा हूं आपके लिए, इस क्लास से जब आप 21 तारीख को होम साइंस का पेपर देने जाएंगे तो एलटी ग्रेड में एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, जब जनसंख्या बहुत बड़ी होती है तो शोधकर्ता की, रिसर्च करने वाले व्यक्ति की मजबूरी है कि उसको सैंपलिंग चुनना पड़ेगा। अगर वो सैंपलिंग चुनेगा नहीं तो क्या वो 4 लाख लोगों पर रिसर्च करेगा? और सैंपलिंग चुनने के भी अपने तरीके निर्धारित हैं, उन्हीं के आधार पर किसी भी प्रकार की सैंपलिंग की प्रक्रिया संचालित होती है और उनमें से किसी एक का चुनाव करते हैं। जब एक का चुनाव करते हैं तो उसी के आधार पर हम लोगों को पहले चुनते हैं, फिर उन लोगों को चुनने के बाद ही हम उन लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। उन लोगों से जानकारी जो मिलती है उसी जानकारी को हम फिर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद उसी जानकारी को हम निष्कर्ष के रूप में निकालते हैं। निष्कर्ष के रूप में निकालने के बाद उसका सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण करने के बाद लास्ट में रिसर्च में हम रिसर्च रिपोर्ट
रिपोर्ट या शोध प्रतिवेदन जमा करते हैं और उसमें जो भी चीजें हमने पाई हैं उसको सब लिख करके रख देते हैं। इसी के आधार पर रिसर्च की प्रक्रिया संचालित होगी। तो उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप मेहनत करिए, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए। अभी आपके पास समय है। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपके साथ हैं, पार्थ एजुकेशन आपके साथ है। जो बच्चे होम साइंस का एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे होम साइंस का एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं उन बच्चों को मेरा एक कहना है कि अगर 21 तारीख को किसी भी बच्ची को, किसी भी लड़की को कोई समस्या है रुकने में, तो हमारा खुद का हॉस्टल है, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आप रुक सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना है 6387089008 इस नंबर पर प्रयागराज में आने से एक दिन पहले आप सूचना दे दीजिए, जिससे उतने लोगों की व्यवस्था की जा सके। 6387089008। तो आपको कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।